अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। सरोवर नगरी में आने वाले सैलानी नगर की यादगार के रूप में जो कुछ अनूठी वस्तुएं ले जाते हैं, उनमें नगर में बड़ी काष्ठ उत्पादों का खास महत्व है। यहाँ बने लकड़ी के सजावटी उत्पाद पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन खूबसूरत सजावटी अनूठी वस्तुओं को देखकर पर्यटक इनकी ओर खींचे चले आते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नगर में लंबे दौर से कलाकारों ने चीड़ के ठीठों और नदियों में बहकर आने वाली लकड़ियों को अपनी कलाकारी से खूबसूरत उत्पादों में बदलकर न केवल अलग पहचान बनाई है, वरन इससे अपनी आजीविका भी बनाया हुआ है। लेकिन हाल के वर्षों में नैनीताल की यह कला किसी भी तरह के सरकारी संरक्षण के अभाव के साथ ही दुकानें लगाने से रोके जाने के चलते दम तोड़ती नजर आ रही हैं। हालांकि नैनीताल आने वाले पर्यटक नगर की पहचान इन काष्ठ कला के उत्पादों को अपने साथ ले जाते हैं। सरोवर नगरी में अब केवल 5-6 की संख्या में ही बची काष्ठ कला उत्पादों की दुकानें सभी सैलानियों का ध्यान आकर्षित करती हैं। इन दुकानों पर कारीगर दिन भर अपने लकड़ी से बने उत्पादों को वार्निश अथवा रंगों से रंगते हुए नजर आते हैं। यह कारीगर मुख्यतः पहाड़ी व अंग्रेजी चीड़ तथा देवदार के पेड़ों से मिलने वाले ठीठों के साथ ही नदियों में लंबी दूरी से बहने के कारण घिसते घिसते किसी पक्षी या जानवर जैसा कुछ आकर्षक स्वरूप हासिल करने वाली ड्रिफ्टवुड कही जाने वाली लकड़ियों के साथ जंगली फर्न, रामवांस, सूखे फूलों आदि बेकार नजर आने वाली वस्तुओं से खूबसूरत उत्पाद तैयार करते हैं। यह उत्पाद आकार के अनुसार 50 रुपए से लेकर 1-1,500 रुपए तक बिककर बड़े बड़े घरों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाते हैं। सामान्यतया नैनीताल आने वाला हर सैलानी स्वयं के साथ ही अपने रिश्तेदारों व पड़ोसियों के लिए भी नैनीताल की याद के रूप में ऐसे उत्पादों को ले जाते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में काफ़ी मेहनत मांगने वाली यह कला लगातार सिमटती जा रही है। जो सामान है, जो है काफ़ी डिफरेंट है और अपने आप में यूनिक है। मतलब यहाँ के कल्चर से ही जुड़ा हुआ लगता है। इसमें यहाँ के कल्चर की एक स्मेल है। आप देखेंगे जो यहाँ की चीज़ें हैं वहीं से ही बना हुआ है, वुड से बनी हुई चीज़ें, जो नक्काशी है। आपको लगेगा कि आपने नैनीताल से ही वो चीज़ ली है। हाँ, मतलब हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बहुत सुंदर है। मतलब कुछ चीज़ें तो जैसे मैं दिल्ली से आई तो दिल्ली में नहीं मिलती, तो बहुत रेयर चीज़ें हैं यहाँ पे, यूनिक सी चीज़ें हैं। तो हाँ, बहुत अच्छी शॉप है यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो यूनिक सी। अब इस कला की नगर में गिनी चुनी दुकानें बची हैं। एक एक कर लोग यह काम छोड़ रहे हैं, जबकि एक दौर था जब नगर ही नहीं, नगर के आसपास जोली कोट से लेकर सरिया ताल तक अनेक कलाकारों के घर इस काष्ठ कला से ही चलते थे। काष्ठ कलाकार रमेश कुमार व पवन बताते हैं, इन उत्पादों के लिए पहले जंगलों व नदियों की खाक छाननी पड़ती है। छोटी टेबल अथवा पशु पक्षी जैसा स्वरूप दिया जाता है। किसी कारीगर के पास अपनी दुकान नहीं है, ऐसे में वह खुले में दुकान लगाते हैं तथा उनकी कला को किसी सरकारी संरक्षण की जगह अक्सर नगर पालिका व जिला प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियानों के नाम पर हटा दिया जाता है। नगर में कई बार अन्य कलाकार भी चीड़ की छाल एवं अन्य जंगली उत्पादों से खूबसूरत उत्पाद तैयार कर लाते हैं, लेकिन किसी तरह के संरक्षण के अभाव में वह भी आखिर घर बैठने को ही मजबूर हो जाते हैं। इसमें बहुत लगती है क्योंकि पहले तो हमें जंगलों में घूमना पड़ता है, जंगलों से रॉ मटेरियल कलेक्ट करो, फिर यहाँ वर्कशॉप में ला के फिर लकड़ी को कटिंग सेटिंग करके उसका जो भी आकार है वो देना पड़ता है। काफ़ी इसमें मेहनत होती है। जैसे कि गणेश की प्रतिमा बनानी है तो इसमें लगभग हमारा 1 महीना भर लगता है। पर्यटक काफ़ी पसंद कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। तो जैसे जंगलों में जो गिरे पड़े जो पाइन मिलते हैं हमको, उनको हम एक जगह इकट्ठा करके उसको हम अपने ही हिसाब से किलो से अटैच करके बनाते हैं, जिससे कि हमारे उत्तराखंड का नाम जो है, ये हमारे जो व्यर्थ चीज़ें मिलती है जंगलों की, हम उसको आकर्षित करके एक शोपीस के रूप में इसको तैयार करते हैं हम, और इसको हम बहुत दूर दूर तक भेजते हैं कस्टमरों के थ्रू। रोजगार के रूप में किस तरह डेवलप हुआ ये सर हमें जैसे जंगलों से हम लेके आए, इसमें हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। सरकार की उदासीनता के चलते सरोवर नगरी से यह काष्ठ कला अब विलुप्त होती जा रही है। अब देखना यह है कि सरकार की नज़रें इस कला और इसके कारीगरों की ओर नज़रें कब इनायत करती हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए नैनीताल से कांता पाल की रिपोर्ट।
यूं तो पलायन पहाड़ों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। पहाड़ में स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पहाड़ से पलायन का एक मुख्य कारण यह भी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में पहाड़ों से हो रहे पलायन के लिए सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। युवा बेरोजगारों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। जहां रोजगार की तलाश में युवाओं का एक बड़ा वर्ग मैदानी इलाकों में पलायन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के चौरसो गांव निवासी 42 वर्षीय चंद्रशेखर पांडे पहाड़ के लिए नासूर बन चुके पलायन को रोकने के लिए 23 साल बाद मुंबई महानगर की चकाचौंध भरी जिंदगी को छोड़ परिवार सहित 2 साल पहले अपने गाँव लौट आए। यहाँ लौटकर वो अपनी जमीन में बागवानी और कृषि को स्वरोजगार को अपना लिया है, जो कि युवाओं के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। 10 साल के बाद अगर मेरे परिवार का जो ढांचा होगा मुंबई में होगा, तो पलायन के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अपने लाइफ का जो क्षण होते हैं 10 साल में अपने उत्तराखंड को देगा, क्योंकि मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड है और मैं वहाँ के लोगों के लिए अब काम करूंगा। अब शहरों को छोड़ के मैं मुंबई से गाँव की तरफ आ गया। सर, चंद्रशेखर का कहना है कि अपने पिता से प्रेरित होकर उन्होंने स्वरोजगार को अपनाकर पलायन को रोकने का फैसला लिया। उन्होंने गांव में अपनी जमीन के साथ साथ अन्य बंजर जमीन करीब 150 नाली में चाय, सब्जी, दालें, औषधि पौधों की खेती करना शुरू कर दिया है। कड़ी मेहनत और संसाधनों के अभाव में भी उन्हें अभी अपने कार्य के शुरुआत के करीब 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय हो रही है। जो भी सामान हम उगाते हैं कि यहाँ पर एवरेजन, जैसे हम तुलसी है या फल साग सब्जी जो भी हम उगा रहे हैं, उसको एवरेज अगर देखा जाए ओवरऑल तो 3 से 4 हजार समथिंग हमें एवरेजन मिल जाता है। यानी कि 50 से 60 हजार रुपये हम साल का इनकम कर लेते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये है कि हम जैसे लौकी है, आपको दिख रहे हैं सामने, तोरई है, टमाटर है, बैगन है, शिमला मिर्च है और ये सभी लगभग धनिया है और प्याज है, लहसुन है और हम अभी जड़ी बूटी तौर में तुलसी की। उन्होंने 2 पाली हाउस भी स्थापित किए हैं, जिनमें वे बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करते हैं। उनके इस कार्य में उनके 2 बेटे और पत्नी भी पूरा सहयोग करते हैं। करीब 300 नाली भूमि पर काश्तकारी करने का उनका लक्ष्य है, जिसके लिए वे रणनीति बना रहे हैं। उनके पिता बच्चीराम का कहना है कि बेटे की इस लगन को देखकर वे बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि उनका बेटा युवा बेरोजगारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अन्य लोगों को भी स्वरोजगार को अपनाकर पहाड़ से हो रहे पलायन को रोकने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वो स्वयं 2 सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वरोजगार को अपनाया है। बहुत बढ़िया करे। अब उनकी सोच है, हमारी सोच तो जहाँ तक थी हमने किया, अब उनकी सोच है। अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। काश्तकार चंद्रशेखर के पुत्र हिमांशु ने बताया कि पापा जब हमें मुंबई से गांव लाए तो शुरुआत में तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ का वातावरण और शांत माहौल काफी अच्छा लगने लगा है। वह स्वयं भी समय निकालकर पापा के कार्यों में मदद करते हैं। मतलब हम पापा के साथ हम मिलके यहाँ गांव में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और करना चाहेंगे, और मतलब आगे वाली पीढ़ी को भी हम यही सिखाएंगे और सब कुछ मतलब बेटर हो। इधर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु का कहना है कि चंद्रशेखर ने पलायन को रोकने की जो मुहिम चलाई है वो काबिले तारीफ है। उन्हें विभाग से हर संभव सहायता दिलाई जाएगी और इसके साथ ही उनके गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को सर्वे करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है और उद्यान विभाग और कृषि विभाग से उनके बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। बट उनकी ये चिंता थी कि उनके यहाँ जो खेती तक जाने के लिए रोड नहीं है, तो उसकी चर्चा उन्होंने किया था यहाँ पर। तो मैंने सीडीओ को निर्देशित कर दिया है कि उस लैंड का सर्वे करा ले और आगे की कार्रवाई जिससे हम लोग कर सकें। पलायन जैसे गंभीर विषय पर शासन प्रशासन लगातार योजनाएं और नीतियां बनाती रहती है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पलायन जैसे विषय पर गंभीरता से विचार करने और पलायन रोकने का प्रयास करने वाले चंद्रशेखर जैसे जागरूक नागरिकों को शासन प्रशासन की तरफ से कितना सहयोग और प्रोत्साहन मिलता है। बागेश्वर से न्यूज इंडिया के लिए नीरज पांडे की रिपोर्ट। उत्तराखंड के लिए रविवार हादसों का दिन रहा।
रविवार को उत्तराखंड में 2 बस हादसे हुए, जिसमें एक दुर्घटना में तो बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन दूसरे हादसे में कई लोगों की जानें चली गईं। ये जो 2 तस्वीर आप देख रहे हैं पौड़ी और नैनीताल की हैं, जहां पौड़ी में रविवार को एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 47 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा पौड़ी धूमकोट नैनी डांडा ब्लॉक में पिपली मौन मोटर मार्ग पर हुआ। बस सड़क से करीब 60 मीटर नीचे संगुड़ी गदेर में गिर गई। बस ब्रह्मणी सैंड से रामनगर जा रही थी। हादसा ग्वीन पुल के पास हुआ। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। बस का नंबर UK 12C0159 है। हादसा इतना भयानक था कि बस की छत उखड़ गई और बस 2 हिस्सों में बट गई। तो वहीं दूसरा बस हादसा नैनीताल हल्द्वानी मार्ग में होने से टल गया। नैनीताल से हल्द्वानी जा रही उत्तराखंड परिवहन की बस जूलीकोट के पास नंबर 1 बैंड पर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। अच्छी बात यह रही कि बस सड़क के नीचे जाकर पेड़ों से रुक गई और सभी यात्रियों की जान बच गई। इस बस में 48 यात्री सवार थे, जिन्हें हल्की चोटें आईं, जबकि बस चालक गंभीर रूप से घायल है। उपचार के लिए घायलों को हल्द्वानी भेजा गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। मुआवजा है 1 लाख रुपए, वैसे इसमें मुआवजा होता है, लेकिन हम मृतकों को 2 लाख रुपया मुआवजा देंगे और जो घायल हैं उनका उपचार करेंगे और उनके लिए जो अनुमन्य राशि है उनको दी जाएगी। सर, इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं पहाड़ों पर, उसको देखते हुए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं आपने कि अभी 2020 तक जो ब्लैक होल्स हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र हैं या हमें का एक्सीडेंट प्रोन एरिया जितने भी हैं, हमने 2020 तक उन सबको ठीक करने का निर्णय लिया है। उस पर कार्रवाई चल रही है। जो एहतियात जो बरतना चाहिए वो बरता जा रहा है और इस जो दुर्घटना आज हुई इसके लिए मजिस्ट्रेटी जांच के लिए मैंने आदेश किए हैं। भारतीय नौसेना के महत्वाकांक्षी नाविक सागर परिक्रमा अभियान को पूरा करने के लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी ने अपने गृह क्षेत्र श्रीनगर पहुंचकर छात्रों को नौसेना में जाने के टिप्स दिए। अभियान के अपने अनुभवों को छात्र छात्राओं के बीच साझा करते हुए उन्होंने कहा कि पहाड़ की लड़कियां मानसिक रूप से सुदृढ़ होती हैं। यदि वह लक्ष्य को निर्धारित कर आगे बढ़ें तो उनके लिए सब संभव है। वर्तिका 8.5 माह का लंबा सफर पूरा कर उत्तराखंड आई हैं। इस अभियान में 6 महिला नौसेना अधिकारी शामिल थीं, जिन्होंने पाल नौका INSV तारड़ी से 21,600 नॉटिक मील का चक्कर लगाया। इस अभियान का नेतृत्व लेफ्टिनेंट वर्तिका कर रही थीं। पहले मैं शायद इतना इस चीज़ को लेके काफ़ी पर्सनल थी, लेकिन जब मुझे लगा कि ये इतने सारे लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है हमारा ये जो एक्सपीडिशन है, तो मेरे अंदर भी जागरूकता बढ़ी इस चीज़ को ज़्यादा पब्लिसाइज करने के लिए। और आज जब मैंने उन बच्चों से मैंने मुलाकात की और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, सो आई कैन सी दैट थिंग इन देयर आइज। वो लोग हर चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हैं, उनमें भी कुछ करने की जिज्ञासा तो है। एंड वो आई एम श्योर दैट विद देयर हार्ड वर्क और वो मेहनत और करेंगे और अपने जो उनका एम है उसमें आगे बढ़ते रहेंगे तो उनको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ऋषिकेश में इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई। चंद्रेश्वर नगर में मानसिक रूप से विक्षिप्त 15 वर्षीय बच्ची के साथ 40 वर्षीय व्यक्ति ने दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि पीड़िता के पड़ोसी ने पहले तो पीड़िता के पिता की अनुपस्थिति में बहला फुसलाकर मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग बच्ची को टीवी देखने के बहाने अपने कमरे में बुलाया और फिर उससे दुष्कर्म किया, जिससे आसपास के लोगों को भनक लग गई। अगले दिन जब पीड़िता का पिता घर आया तो उसके एक दोस्तों ने उसे पूरी वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पोस्को और धारा 376 में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। पूरे मामले में पीड़िता की पिता ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है।
घर के सामने ही हम 1 नंबर वार्ड में और सामने वाला 10 नंबर वार्ड है, उसी में हमारा एक मित्र है, मित्र ही बोल सकते हैं उसको, जो हमेशा साथ साथ रहता था। और रात मेरे को एक मित्र से पता चला इस चीज़ का, तो अब रात में पूरी रात नींद नहीं आई। इस चीज़ अपने बच्चे को कौन वो कर सकता है। फिर मैंने इस पर कंट्रोल करा तो इसने कहा कि मैंने इसको मारा। मैंने कहा तू इसको क्यों मारा, तू उसको खुलेआम घूम रहा है, तो पहले उस पर कराती कार्रवाई। और तब इसने सुबह में कुछ बीमारी है ना, तो उसके चक्कर में पहले यहीं से दवा चलती थी हॉस्पिटल से, सब जानते हैं मेरे को। चंद्रेश्वर नगर में एक महिला ने सूचना दी, एक लड़की है 15 साल उसकी उम्र है, मानसिक रूप से कमज़ोर है। तो उसके पड़ोस में रहता है युवक, और जो इसका ये कहना है कि 3-4 दिन पहले उसने कमरे में टीवी देखने के बहाने बुलाया और उसके साथ दुराचार किया। मुकदमा दर्ज कर लिया है इसमें, आरोपी से पूछताछ की जा रही है और लड़की को, पीड़िता को जो है मेडिकल के लिए भेज दिया है। जो भी मेडिकल के हिसाब से आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कुंडा थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुए भजन सिंह हत्याकांड में नया मोड़ आया है। भजन सिंह की मौत वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड की गोली लगने से हुई थी। इस मामले में पुलिस ने फॉरेस्ट गार्ड को मय राइफल के साथ गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम दुर्गापुर किलावली के जंगल में अज्ञात लोगों ने 2 दिन पूर्व भजन सिंह और उसके चचेरे भाई बलविंदर सिंह को गोली मार दी थी, जिसमें भजन सिंह की मौत हो गई और बलविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद भजन सिंह के परिजनों ने घटना को रंजिश बताते हुए भजन सिंह की हत्या का शक अपने दुश्मनों पर जताया। पुलिस ने घायल बलविंदर सिंह से बात की तो उसने गोली मारने वालों की पहचान वर्दीधारी के रूप में की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए वन विभाग के बीट वाचर शंकर सिंह से पूछताछ की, जिसमें शंकर सिंह ने बताया कि घटना से 2 दिन पूर्व उनकी बीट में 2 सागौन के पेड़ काटे गए थे, जिसके बाद उन पर कटे हुए पेड़ों की देखरेख की जिम्मेदारी थी। दोनों को वन तस्कर समझकर इन दोनों पर हवाई फायरिंग की गई, जिसमें गोली भजन सिंह को लगी जबकि छर्रे बलविंदर सिंह को लगे। बलविंदर सिंह घायल हो गए। सीओ राजेश भट्ट ने कहा कि वन विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुंडा थाने की पुलिस और जसपुर पुलिस के द्वारा एक सर्च अभियान भी चलाया गया था रात को। लोकल गांव वाले भी साथ में थे। मॉर्निंग तक जो है वो लड़का नहीं मिला था जो गायब हुआ था। सुबह 6:30 बजे हमारे पास सूचना आई कि उसकी डेड बॉडी जंगल में पड़ी हुई है। मौके पर हमारी पुलिस टीम गई। उसको छर्रे लगे हुए थे उसके लेफ्ट साइड में सिर के। उसके बाद जो घायल बलविंदर था उससे पूछताछ की गई थी। उसने 4 लोगों के नाम लिए थे। जब हमने इसमें पूरी जांच की तो वो 4 लोग वो थे जो पुरानी इनके मुकदमे हैं, उसमें एक्यूज पार्टीज हैं। तो उसमें मामला हमें रंजिशन भी लगाए। उसके बाद हमने उनकी CDR निकलवाई और जिससे उन्होंने बात की थी वो सारी डिटेल्स निकलवाई। तो पता लगा जिस समय की घटना ये हुई थी उस समय ये लोग कहीं और थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। डॉक्टरों की टीम ने आनंद सिंह बिष्ट के कई मेडिकल टेस्ट किए, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने पाया कि आनंद सिंह बिष्ट के आंतों में इन्फेक्शन है। से जांच और इलाज चल रहा है और पहले भी वो शायद एक बार एम्स में भर्ती रहे हैं दिल्ली में, और सब लोगों के एक बोर्ड की तरह से सबका कंसल्टेशन लेके उनका उपचार किया जा रहा है। कब तक रिलीव होंगे? अब तक क्या जल्दी हो जाएंगे। क्या बीमारी क्या? मेरा भी कहना है कि वो अपने जो अवस्था है, उम्र की अवस्था, उसके साथ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हैं, और साथ में एक रूटीन चेकअप है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा इस समय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ष की तरह अपनी तय धार्मिक यात्रा के तहत आज हरिद्वार के हरि आश्रम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हरिहर आश्रम में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे। इस धार्मिक यात्रा के अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो हर वर्ष अपनी धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार आते हैं। इस बार भी वे अपनी पत्नी के साथ यहां पहुंचे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के मंदसौर
में नाबालिग बच्ची के साथ हुई बलात्कार की घटना अपने आप में शर्मसार करने वाली है। पीड़ित बच्ची उनकी बेटी के समान है और वो लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि आरोपियों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा मिले। भूमि है और अध्यात्म की जो प्रवृत्ति जिनकी होती है, बार बार वो यहाँ आने की इच्छा होती है। बहुत दिनों से हरिद्वार आना नहीं हुआ था और इसलिए गंगा जी के दर्शन करने यहाँ स्वामी अवधेशानंद जी महाराज गुरु हैं हमारे, उनको प्रणाम करने मिलने यहाँ पे आया हूँ। हल्द्वानी में कालाढूंगी के कोटाबाग विकास खंड के बै पड़ाव में स्थानीय विधायक वंशीधर भगत और जिलाधिकारी ने बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया। शिविर में विधायक वंशीधर भगत और जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने जन शिकायतें सुनी और अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। शिविर में विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन से संबंधित 192 शिकायतें दर्ज कराई गईं। इस दौरान विधायक वंशीधर भगत ने कहा कि इस बहुउद्देशीय शिविर से लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचाई जा रही है। आज अभी शिविर लगा है, अभी तक लगभग 200 के आसपास लगभग शिकायतें दर्ज हुई हैं और 200 में से लगभग अभी तक हम लोगों ने 50 शिकायतें सुनी हैं। 50 में से लगभग 30 शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया है। हम जब शिविर लगाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि शिविर लगाया जाए, प्रभावी कार्रवाई कराई जाए, केवल दिखावे के लिए शिविर न लगाया जाए। ये हमारा तीसरा शिविर है। अभी पिछले महीने 2 शिविर लगे थे हमारा, इस महीने तीसरा शिविर है ये इस महीने का। हम लोग शिविर लगाते हैं, एक शिविर में 500 से 700 हज़ार लोग तक आते हैं। यहाँ भी 700 से 1000 तक लोग आए हैं, देख रहे हैं आप। तो प्रयास ये होता है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो और समाधान का 2 पक्ष होता है। एक है कि जो हम सीधे शिकायती पत्र के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते हैं। दूसरा होता है जो हमारे काउंटर लगे हैं। हम बहुत सारे विभागों के काउंटर लगाए हुए हैं और काउंटर पे जो समस्याएं होती हैं वहीं पे मौके पर उनका समाधान होता है। देखिए, बहुउद्देशीय शिविर में मुख्य रूप से तो हम आज जो सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की है कि 2019 तक हम प्रत्येक परिवार को बिजली दे दें, तो उसके तहत उसके फॉर्म भर रहे हैं। सौभाग्य योजना में जो सामान्य परिवार है उसको 500 रुपया शुल्क देना है। उसमें 1, 2, 3, 4 पोल जो भी लगे वो सब फ्री है और जो बीपीएल परिवार है उसको एकदम फ्री है। तो उसमें अच्छी संख्या में फॉर्म भरे जा रहे हैं। बाकी वृद्धावस्था, विकलांगावस्था और विधवा अवस्था के फॉर्म भरे जा रहे हैं। बाकी जो आम जन की समस्या है, पेयजल की है, सड़क की है, ट्यूबवेल की है, बिजली की है, उसके लिए सब लोग अपने अभ्यर्थी आए हुए हैं। उनको सुन के जिलाधिकारी और सीडीओ साहब यहाँ बैठे हैं, एसडीएम साहब, वो सब सुन रहे हैं, तो उनका निराकरण जितना संभव है वो कर रहे हैं। अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।